Okay, hello students. Today we are going to discuss about Rolle's law in our chapter 2 solution. तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है सॉल्यूशन का और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अबाउट रॉड्स RAOULTS रॉड्स। रॉल्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था। ये लॉ को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर बच्चे 9th में पढ़ लेते हैं, 10th में पढ़ लेते हैं, छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन उसकी याद नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है। अब यहाँ देखिए आप, अगर मैं कंटेनर लूँ ऐसे और इस कंटेनर को लेके मैंने इसमें ये लिक्विड कुछ डाल दिया है, सपोज इट इज वाटर, ठीक है, प्योर कोई भी लिक्विड है ना। जैसे ही मैं उसको नीचे से हीट करूंगा, जैसे ही उसको आप एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, इट विल गो इन वेपर्स फॉर्म। वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर हैं वही क्या होते हैं, सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं। सबसे पहले इवेपोरेट कौन होते हैं? सरफेस पार्टिकल। अब अगर ये कंटेनर ओपन है तो वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगर ये कंटेनर भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो जो आपकी जो वेपर्स हैं, ठीक है, अब यहाँ देखिए जो वेपर्स हैं आपकी, वो वेपर्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक होने के बाद जो यहाँ प्रेशर लगाएंगी वो लिक्विड सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, और इसी को आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। चलिए, तो आपके रोल्ट अंकल ने क्या कहा? रोल्ट अंकल ने कहा कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें ए टाइप के सॉल्वेंट, ए टाइप के आपका जो है पार्टिकल जो सारे हैं वो एक टाइप के हैं ए। तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ए टाइप का होगा कि नहीं होगा? मैं रेड से बता रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, तो ये उसका वेपर प्रेशर होगा। आपके पास दूसरा कंटेनर है जिसमें बी, ठीक है, बी पार्टिकल, या आप कह सकते हैं बी लिक्विड। अब उसमें जो लिक्विड वेपर्स होंगी वो किसकी होंगी? बी की होंगी सारी। ऑल द वेपर्स आर ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो है, इसको आप, ये जो उसका पार्शियल प्रेशर है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप डिनोट करते हैं पीपी नोड से। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी कंपोनेंट। इसको आप क्या लिखेंगे? पी नोड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट, ठीक है। और तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, जो वेपर प्रेशर है वो किसका है? बी का है, और इसमें ए का है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं उसको मिक्स कर देता हूँ। मैंने कहा इसमें ए के पार्टिकल्स भी हैं, बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स भी हैं, बी के पार्टिकल्स। तो यहाँ जो आपके कंटेनर में वेपर्स होंगी, वेपर्स किसकी होंगी? ए की भी होंगी, बी की भी होंगी, ए की भी होंगी, बी की भी, ए बी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अब यहाँ एक बात और देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जो वेपर्स बनती हैं वो लिक्विड की बनती है, और वो कैसा लिक्विड होना चाहिए? दैट लिक्विड मस्ट बी वोलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ जो हम ए और बी ले रहे हैं, बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। याद रखने वाली बात है, बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, ठीक है, अभी रॉल्स लॉ हमने पूरा डेफिनेशन उसकी डिस्कस नहीं की है, तब हम बात करेंगे। देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है। अब रोल्ट अंकल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना आपको। रोल्ट अंकल ने कहा कि जब आपने एक कंटेनर में ए एंड बी दोनों को मिक्स कर दिया, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is directly proportional to the mole fraction of A. पार्शियल प्रेशर, अब आपको पता है कि किसी कंटेनर में जब आप मोर देन 2 लिक्विड या मोर देन 1 लिक्विड आप ले लेते हैं, कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, तो जो उसको प्रेशर जो होता है उसको पार्शियल बोल देते हैं। एक कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो उन सबको ऐड करके ही टोटल प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। PB क्या हो जाएगा ऐसे ही, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, समझ आया? अब यहाँ से
यू नो वेरी वेल, हम एक कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे, तो कांस्टेंट जो है वो है आपका पी नोट ए, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। ये क्या होता है, ये होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब वो प्योर फॉर्म में था, उसका जो कंपोनेंट है वो आप एज ए कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स। इतना क्लियर हुआ। अब हेनरी लॉ अगर आपको याद हो, हेनरी लॉ क्या था, P is directly proportional to X. That means pressure of the gas is directly proportional to their solubility. तो यहाँ जो है वो सोल्यूट गैस है, प्रेशर भी गैस का है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें, वो क्या आ गया कि दिस इज द लॉ which happens on the volatile liquids. वोलेटाइल लिक्विड में ही ये क्या होगा, यहाँ लो आप यूज करेंगे ज्यादातर, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए। हेनरी लॉ इज ओनली फॉर गैसियस पार्टिकल्स और गैस। यहाँ लिक्विड के लिए भी काम कर सकते हैं। सॉलिड के भी एक केस पढ़ेंगे हम यहाँ। तो यहाँ आपको ये समझ में आया। अब ये आपने डेफिनेशन इसकी क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई है दैट partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. और आप कह सकते हैं is equals to partial vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure in their purest form and mole fraction of that component. ठीक है, तो डेफिनेशन आप इससे खुद भी बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो चलिए दिस वाज अबाउट द रोल्स लॉ। अब यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, लिख लिया उसको। चलिए पेन और पेंसिल लेके बैठेंगे ये वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं डेफिनेशंस लिखवाता नहीं हूँ बोर्ड पे, मैं लिखूंगा नहीं आपके साथ, आप ही को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपने 11th में पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी, तो वो क्या था कि P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस S ऑन, जितने भी आपके पास हो। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। हमारे PA एंड PB जो था, तो PA क्या था आपका, PA नोड जीटा A प्लस P नोड B जीटा B हो गया। And you know very well that XA plus XB is always equals to 1 because this is the mole fraction and the sum of the mole fraction of each component is equals to 1. तो यहाँ आप इसी को ऐड रख सकते हैं, आप लिख दें x equals to 1 minus XB, put it in there, P नोट A, XA की जगह P पुट करिए यहाँ पे 1 minus XB plus P नोट B X। मैं इसको x बोल रहा हूँ, इसको जीटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका इट कम्स टू बी PA नोट माइनस PA नोट XB प्लस P नोट B XB। ओके, तो आपका हो जाएगा P नोट A माइनस माइनस हमने, और यहाँ आप कॉमन लीजिए यहाँ पे XB, तो यहाँ आ जाएगा P नोट A माइनस P नोट B। सो दिस इज द फाइनल P टोटल, दिस इज द फाइनल P टोटल। अब ये रिएक्शन आपको क्या कहती है, ये रिएक्शन हमें सिर्फ इतना बताती है कि जो टोटल प्रेशर है जो टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन है, इट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। बस ये इतना बताती है। अगर मैं यहाँ XB की वैल्यू ले लेता, XB 1 माइनस XA, तो ये XB ठीक है XA की टर्म्स में आ जाता। That's it। तो ये आपका था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ का था। आगे बात करते हैं। चलिए, जैसा हमने यहाँ इक्वेशंस पढ़ी, हमने पढ़ा PA इक्वल्स टू P नोड A XA, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। एक हमने पढ़ा PB इक्वल्स टू P नोड B XB, इक्वेशन 2। ठीक है, एक हमने पढ़ी P टोटल इक्वल्स टू P नोड A माइनस XB, P नोड A माइनस P नोड B। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली।
अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तीन इक्वेशन की, तो मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, और वो ग्राफ कुछ ऐसे है कि उसको कंबाइंड फॉर्म में मैंने बना दिया। कंबाइंड फॉर्म में ही आपके एनसीईआरटी में दे रखा था। ये ग्राफ किस किस के बीच में है? ये ग्राफ है आपका मोल फ्रैक्शन, और दूसरा क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन यहाँ लेना है। अब मैं इस पॉइंट पे मैं सपोज करता हूँ डेट एक्स ए इक्वल्स टू 1 हो रहा है। एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स ए इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल आपका सिर्फ एक्स ए, एक्स बी इस पॉइंट पे है नहीं है, तो एक्स बी कितना हो गया? एक्स बी यहाँ से आप लिखेंगे 0, एक्स बी तो इस पॉइंट पे है ही नहीं, इस पॉइंट पे एक्स ए टोटल हो गया। दूसरे पॉइंट पे यहाँ मैं कह रहा हूँ एक्स ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स ए यहाँ 1 हो गया था, और एक्स बी इस पे क्या आएगा? 1। एक्स बी इस पे क्या कर रहे हैं? 1 ले रहे हैं, ठीक है। ये आपकी दो वाई एक्सिस होगी, ठीक है। उसको आप ये देखिए, इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता? अगर यहाँ y इक्वल्स टू mx जो है उसमें अगर हम स्लोप लेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा। इसका बनाइए, इसका भी कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो एक एक्सिस तो ये हो गई, एक एक्सिस इधर हो जाएगी, तब आप बनाएंगे कंबाइन फॉर्म। आपने एक ये लेना है ये वाला ग्राफ, फिर ये इधर से ले लेना है ये वाला ग्राफ, तो कैसे बनेगा ये देखते हैं अभी। एक्स ए इक्वल्स टू 1, तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पुट करेंगे एक्स ए इक्वल्स टू 1। जैसे ही आपने एक्स ए की वैल्यू 1 इसमें रखी है, तो ये क्या हो जाएगी? पी इक्वल्स टू पी नोड ए, तो दैट मींस वेपर प्रेशर कितना हो गया? पी नोड ए। दूसरे में देखिए, यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू रखते ही पी बी इक्वल्स टू पी नोड बी, पी बी इक्वल्स टू पी नोड बी, तो यहाँ कुछ भी पी बी जो है आपका वो कितना हो जाएगा? पी नोड बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। देखिए यहाँ क्या होता है आपका, ये दोनों जो आपने पी ए नोड और पी बी नोड ली हैं, उन दोनों की एनसीईआरटी में भी, आपकी एनसीईआरटी में एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसकी हाइट कम दे रखी है और एक की ज़्यादा दे रखी है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपने, ध्यान दीजिए बहुत, अगर आपने ये कहा कि पी ए नोड इज मोर वोलेटाइल देन पी बी नोड, आपने क्या किया था? आपने एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें आपने ए डाला था और बी डाला था। अब मैं अगर कहूँ कि पी ए नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड पी बी नोड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, तो अगर मैं कहूँ कि पी ए नोड इज मोर वोलेटाइल देन पी बी, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे? ज़्यादा डिनोट करेंगे। तो अगर यहाँ पी बी नोड आपको नीचे दिख रहा है, दैट मीन्स घबराने वाली बात नहीं है। दैट मीन्स क्या? कि ये आपका जो है ज़्यादा वोलेटाइल है, बस इतनी सी बात। अब इसको क्या करते हैं? इसको मैच कर देते हैं, ये ठीक है। और तो ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी आपकी? ये वाली होगी ये, तो इस पे लिख देते हैं। ये इक्वेशन है आपकी पी ए इक्वल्स टू पी नोड ए एक्स ए, और ये है पी ए बी इक्वल्स टू पी नोड बी एक्स, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में क्या करना है आपको? एक्स ए की तो यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है, एक्स ए की टर्म्स में हम ले नहीं रहे, ले सकते हैं, बताया था आपको कैसे। एक्स बी की वैल्यू रखिए, एक्स बी की वैल्यू अगर मैं एक बार 0 रख दूं, एक्स बी की वैल्यू यहाँ 0 रख दूं, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नोड रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? देख के बताओ, देखो जरा ध्यान से। एक्स बी की वैल्यू मैंने 0 रख दी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। पी टोटल इक्वल्स टू पी नोड ए, तो कहाँ है पी नोड ए? कहाँ है? ये रहा। तो आपका एक पॉइंट तो इसका ये रहा, थर्ड इक्वेशन। दूसरा देखिए, एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1 जैसे मैं रखूंगा तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? पी नोड ए माइनस 1 रखा है इसकी जगह, तो पी नोड ए ब्रैकेट खोलते ही ये हो जाएगा पी नोड बी, पी ए से पी ए कैंसिल, पी नोड बी आ गया आपका पी टोटल। तो पी टोटल क्या आ गया बच्चे? पी नोड बी। पी नोड बी कहाँ है? ये एक पॉइंट ये आ गया इस एक्सिस पे। ये जो चाहिए था, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन करते ही दोनों सीधी कर देते थोड़ी, दोनों को जैसे हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इक्वेशन थर्ड की
क्या आ गई है, लाइन आ गई। इक्वेशन थर्ड आपकी कौन सी थी, ये वाली। तो ये इस वाली पी टोटल की लाइन है, ये हमारे पास आ गई पी टोटल की। ठीक है, ये बात समझ में आती है इतनी। चलिए, दिस वाज अबाउट द रोल्स लॉ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट टू सॉल्यूशन, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका पहला सॉल्यूशन है वो है आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले अब यहां पढ़ेंगे आप आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन को ही और उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों लिख लेते। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, तो हमने आइडियल सॉल्यूशन लिखा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें फर्स्ट पॉइंट पी ए, या दैट मीन्स आप कह सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल्स टू पी नोड ए एक्स ए और पी नोड पी बी इज इक्वल्स टू पी नोड बी एक्स बी। ये ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का, देखो आइडियल सॉल्यूशन वो है, ध्यान दीजिए डेफिनेशन अगर आप बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे, ओबे अच्छा वर्ड है, ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे करेंगे वो आपके आइडियल सॉल्यूशन। जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल स्टूडेंट, नॉन आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट जो अपने टीचर को फॉलो करे, नॉन आइडियल जो ना करे। तो आइडियल कैसा है, जो फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने कहा कि टोटल पार्शियल जो ईच कंपोनेंट जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए, इसके तभी रोल्स लॉ को क्या होगा, वो फॉलो करेगा। नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। नॉन आइडियल में क्या होता है, नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होता है। पी ए इज इक्वल नॉट पी नोड ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल नॉट पी नोड बी एक्स बी। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड इन्होंने कहा, देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो, 100% रोल्स लॉ को फॉलो करता हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉटेड कर देता हूँ। हमने इसको डॉटेड ले लिया, दैट मींस दे कैन बी, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, परफेक्टली आपकी क्या है, परफेक्टली रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता सॉल्यूशन, ऐसा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इसको डॉटेड कर लिया है। देखिए अब करना क्या है आपको। दूसरा क्या कह रहा है, उन्होंने कहा डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। दैट मींस कि जैसे ही आपने ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिलाया, तो वहां से ना तो हीट बाहर आएगी और ना ही हीट रिलीज होगी। दैट मींस वहां से ना तो हीट बाहर आएगी ना ही हीट रिलीज होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो अगर यहाँ एक इंटरेक्शन होगा ए पार्टिकल्स का, ए पार्टिकल्स का इंटरेक्शन, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ए इंटरेक्शन। एक यहाँ होगा बी इंटरेक्शन, जो आपकी बी पार्टिकल है, बी टाइप उनमें, और एक होगा जो फाइनल बने हैं सॉल्यूशन में, ए को डाला बी को डाला, ए बी इंटरेक्शन, जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको आप क्या बोलेंगे, बी इंटरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों इक्वल होने का क्या मतलब होता है, तीनों इक्वल होने का मतलब ये होता है कि जैसे ही वो डिसोल्व हुए तो वहां ना तो वहां से हीट बाहर निकली है और ना ही वहां पे हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनका इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। तो जितने बॉन्ड ब्रेक होने में लगे, ए को टूटने में जितना समय लगा, जितनी एनर्जी लगी, उतनी ही ए बी को बनने में वहां से रिलीज हुई। जितनी एनर्जी, ध्यान दो जरा, जितनी एनर्जी ए पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में देनी पड़ी, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी वहां से रिलीज होती है। तो ये इक्वल होने का मतलब क्या है कि उतनी ही एनर्जी वहां से बाहर निकल गई। तो वहां पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज तो जीरो हो गया ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो।
ठीक है, समझ आती है इतनी बात। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? थर्ड पॉइंट ने कहा कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, थर्ड पॉइंट इज डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज 0। वॉल्यूम जब तक आपने उनको डिसॉल्व किया था उससे पहले, डिसॉल्व होने के बाद देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंज आता है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट इसमें अगर बात करें तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल जो आइडियल सॉल्यूशन के हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर इज नो एनी सॉल्यूशन which is perfectly or 100% ideal in behavior, so that's why there you can say nearly ideal, not perfectly ideal, nearly ideal। आपके कौन कौन हैं? आपके हैं n-hexane and n-heptane, n-hexane and n-heptane, bromo-ethane, क्लोरो-ईथेन, आपके हो सकता है बेंजीन, टोल्यूइन। दीज आर सम एग्जांपल्स, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखना, इट इज नियरली आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल मोस्टली क्या होते हैं? देखिए, मोस्टली जो इसके एग्जांपल होंगे वो ऐसे होंगे जिनमें दो तरह के आप नॉन आइडियल भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहले इनके कलेक्टिवली एग्जांपल की। तो जैसे फिनोल, ठीक है, फिनोल, एनिलीन, इन दोनों का एग्जांपल आपका क्या होगा? नॉन आइडियल। दूसरा हम बात कर सकते हैं जैसे इथेनॉल, वाटर, ये आपका कैसा होगा? नॉन आइडियल। एसिड प्लस वाटर, तो ये सब एग्जांपल हो गए आपके किसके? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ा अभी आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। तो अगर हम देखें तो अगर आपने नोटिस किया हो कि जो नॉन आइडियल इक्वेशन है उनमें उन्होंने कहा कि यहाँ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये नहीं कहा कि 0 से ज़्यादा या कम। तो यहाँ भी आपके दो तरह के केस बनते हैं, एक जो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, एक जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। मतलब जितना आपका आइडियल सॉल्यूशन रखता था उससे लो हो जाते हैं और उससे हाई हो जाते हैं। तो एक तो वो है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एक वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखिए बात करते हैं क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब कि टोटल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन रोल्स लॉ कंडीशन, रोल्स लॉ की जो कंडीशन थी उससे ज्यादा। दूसरा, सेम पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, ओके, दैट मीन्स टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन द कंडीशन विच satisfied by the Rolle's law or ideal solutions, ठीक है। दूसरी साइड बात करते हैं, ये कहता है कि पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, सेम पी बी इज लेस देन। उन्होंने कहा कि टोटल प्रेशर है वो कम हो गया है, टोटल प्रेशर कम हो गया है। अभी बात करेंगे क्यों कम हो गया है और यहाँ भी बात करेंगे ज़्यादा क्यों हो गया है। दूसरा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0।
थर्ड डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाती है, यहाँ वॉल्यूम कम हो जाती है। ठीक है जी, 0 से ज़्यादा होगी वॉल्यूम और वहाँ 0 से कम हो गई। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर, अब मैंने आपको कहा था प्रेशर जैसे बढ़ेगा क्या होगा, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन में अगर A का PA इक्वल्स टू PA नोट XA की लाइन ये है, तो जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी दूसरी वाली लाइन बढ़ जाएगी और आपका P टोटल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? चलिए दूसरे केस में क्या होगा, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, इसको मैं मिटा देता हूं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो जरा, नेगेटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, ऐसे दिखा रहा है वो कह रहा है टोटल प्रेशर और आपके PA PB सब कम हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ एक केस आता है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ी, हीट कैसे हुई, ये सब बताने का। तो इसको समझाने के लिए आपको छोटा सा ध्यान से समझना होगा। 2 मिनट का वीडियो बचा है, बस ध्यान दीजिए। देखो हमने क्या किया, हमने इसमें A पार्टिकल डाले, B पार्टिकल डाले, वो केस आइडियल का हो नॉन आइडियल का हो, 2 तो डालने ही है। जब आपने 2 डाल दिए उसके बाद देखिए यहाँ A भी है और B भी। ठीक है, अब एक तो अट्रैक्शन हुआ A के बीच का, एक अट्रैक्शन हुआ B के बीच का और एक अट्रैक्शन हुआ A और B के बीच का। 3 तरह के अट्रैक्शन पड़े। हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था कि A B और AB तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि AA BB इज ग्रेटर देन AB। जो A और B का इंटरेक्शन है उससे ज्यादा हो जाते हैं AA का और B का। ऐसा ही निगेटिव में क्या होता है कि AA BB इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन का कैसे रहता है, AB इंटरेक्शन ज्यादा। अब मुझे क्या बताओ, देखो जो सबसे स्टार्टिंग में जैसे मैं समझाना स्टार्ट किया था ऐसे जाइए, यहाँ वेपर्स बनेंगी। वेपर्स जब बनेंगी तो वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगी, A की B की अलग अलग, A की भी बनेंगी B की भी बनेगी, A की वेपर्स B की वेपर्स बनेंगी, बिकॉज बोथ आर द वोलेटाइल इन नेचर। अब देखो होता क्या है, उन्होंने कहा पॉजिटिव डेविएशन में कि जो AB इंटरेक्शन है वो कम है, AB इंटरेक्शन वीक है, तो जब A ऊपर जाना चाहेगा B ऊपर जाना चाहेगा तो इजीली चला जाएगा, इंटरेक्शन कम है, उनका इंटरेक्शन कम है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली नहीं बॉन्ड बनाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है A और B का, तो A भी जा सकता है B भी जा सकता है। जैसे जाएगा दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, टोटल प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई, क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसमें इतने अच्छे से क्या होगा, सबके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाए। दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में AB का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, AB का इंटरेक्शन ज़्यादा है AB से, A और B पूरे चिपके हुए रहेंगे, कंबाइन फॉर्म में रहेंगे। ऊपर A जाना चाह रहा है B नहीं जाने दे रहा है, B जाना चाह रहा है A नहीं जाने दे रहा है, ये होगा कंडीशन। ये कंडीशन होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर्स ऊपर नहीं जाएंगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगी भाई, A और B सारे के सारे क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, वो सारे कंबाइन हो गए। अब देखिए होता क्या है, तो ये केस था नेगेटिव डेविएशन का और ये पॉजिटिव डेविएशन का। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने आइडियल और नॉन आइडियल में एग्जाम्पल आपको दिए थे, तो आपको याद रखना है कि आपके पास क्या हो, कोई एसिड हो स्ट्रॉन्ग और उसके साथ क्या हो जाए, वाटर आ जाए आपको। ठीक है, ऐसा केस
उसके साथ ये आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपके पास वाटर है, आपके पास कुछ भी CHX3 है, CHX3 और CHX3 के साथ कोई भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड हो, तब भी वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर हो, या फिर आप देखिए CH जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं CH3Cl, और आपका दूसरा एग्जांपल इसके साथ ले लेते हैं आप CH3COCH, ठीक है। कुछ इस तरह का जो एग्जांपल होगा उसमें क्या होगा, जैसे आपका CHCl3 है तो ये आपका Cl, ये Cl, ये Cl, और इसके साथ जब आप कंबाइन करेंगे इसको CH3COCH3 को, तो CO और यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो AB अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, AB इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद है, ठीक है, ओके। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन आइडियल और